इंसान बहुत ही नाशुक्री पना करता है, हमेशा उसकी चाहत रखता है जिसे मैसर ही ना हो, मगर जो मिल जाए इसका शुक्रिया अदा नहीं करते। लेकिन ये तो इंसान की फितरत होती है। इंसान को तो बेहतर से बेहतरीन चाहिए, मगर अल्लाह हमें वो अता करता है जो हमारे नसीब और किस्मत में लिखा हो। मगर अल्लाह तो हमें हर चीज से बचाने की कोशिश करता है जो हम गलत चीजों की जिद में रहते हैं, और अल्लाह इंसान को बचा भी लेता है, मगर इसे वो चीज अता नहीं करता जो इसे नुकसानदा हो। मगर इंसान तो फिर इंसान है, वो एक ही चीज पर कहाँ राजी होता है। ऐसे ही मैं भी आज नाशुक्री पना की सजा भुगत रहा था। वो एक पल का खौफ भी मुझे जीने नहीं देता। मेरे सांसों में घुटन महसूस हो रही है। मैं खुलकर अपनी सांसें नहीं ले पाया। मैं बहुत ही छोटा था, मेरे बचपन में ही अब्बा का इंतकाल हो गया था। मेरी 4 बहनें थी और मैं इनका ये इकलौता भाई था। अम्मा तो मेरी घरेलू खातून थी। वो बहुत सीधी सादी सी औरत थी। इसे बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब्बा के इंतकाल के बाद तो मेरी माँ की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर थी। अम्मा की तो उम्मीदें मुझ पर ही लगी हुई थी और मुझे मजबूरन अपनी पढ़ाई को खैराबाद करना पड़ा, क्योंकि अब मुझे ही इस घर को चलाना था और मेरी बहनों की और माँ की जरूरियात को पूरा करना था। मैं कम उम्र में ही काम करने लग गया था। ये तो हम सबके लिए मुश्किल वक्त चल रहा था, मगर कम उम्र में ही मुझे जो जख्म लगे थे इसके निशाना तो मेरे दिल में ही टाक गए थे। मेरे दिल में तो बेजारी और नफरत से भर गई थी। मैं हमेशा से ही उन चीजों से नफरत करता था जो मेरे पास होती थी, और हमेशा इन चीजों की तलब करता था जो मेरे पास नहीं होती थी। बचपन में कभी कभी बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाते देखता तो मुझे बेजारिया से होती थी और अल्लाह से कहता कि काश मेरे बाबा को अपने पास ना बुलाता तो मैं भी स्कूल जाया करता। वक्त का काम है गुजरना, वो तो गुजर कर ही रहता है। ऐसे ही मेरा वक्त भी गुजर गया। मैंने पहले तो अपने 4 बहनों की शादी कर दी, मगर मैंने खुद अब तक शादी नहीं की थी। मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी और अब मैं पूरे 32 साल का हो गया था। अब अम्मा भी मुझसे बार बार कहती कि अब मैं भी शादी कर लूं। वो कहती थी कि घर का काम मुझसे अब संभाला नहीं जाता। अगर घर में तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो कुछ मुझे भी आसानी हो जाएगी। अम्मा की बात सुनकर मुझे बेजार हुआ। इनको तो बस अपनी आसानी के लिए मेरी बीवी चाहिए थी। इनको तो कोई मेरा ख्याल ही नहीं था कि मेरी क्या ख्वाहिश है। हमेशा से अम्मा अपने फैसले मुझ पर मुसल्लित कर देती थी। फिर अम्मा अगले ही दिन से मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर देती थी। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत था, मगर मजबूरी और गुर्बत ने मेरी खूबसूरती छीन ली थी। अम्मा मेरे लिए तो कई रिश्ते तलाश कर दिए, लेकिन मेरी कम हालत की वजह से कोई इनकार कर देता तो कोई मुझे पसंद नहीं आती। बहुत रिश्ते देखने के बाद अम्मा मुझे पसंद आई थी। वो लड़की तो इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी, और इनकी क्या मजबूरी थी जो मुझ जैसे गरीब से इस लड़की की शादी कर दी। मगर मुझे इस लड़की से कोई दिलचस्पी ही पैदा नहीं हुई थी। शादी की तैयारियां तो अब शुरू हो चुकी थी और अब तो वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरा निकाह होना था। मगर हमेशा ही की तरह मेरा निकाह भी इस लड़के से हो गया जिसे मैं ना ही पसंद करता था और ना ही मुझे इससे दिलचस्पी थी। हमेशा की तरह मेरा निकाह नापसंदीदा लड़की से तय कर दिया, मगर मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं कभी भी इस लड़की को खुश नहीं रखूंगा, और बिल्कुल मैंने ऐसा ही किया। मेरा रवैया हमेशा की तरह इसके साथ तलख ही रहा था। मैं हमेशा इसको ताने देता था। बेशक वो मुझसे ज्यादा कमाती थी, मगर वो औरत थी। मगर औरत होने के नाते वो कमजोर और मेरे रहमो करम पर थी, और इसी बात का फायदा उठाते हुए मैं इस पर जुल्म करता था, ताने देता, और बात बात पर मैं इसे गालियां भी देता था और इससे नाजायज फायदा भी उठाता। और मुझसे ये कैसी गलती हो गई थी, वो ये थी कि मैं सारी उम्र कमाकर मेहनत से अपनी जमीन जायदाद बनाई थी, पर अम्मा की जिद पर मुझे सब कुछ बीवी के नाम करना पड़ा था, क्योंकि लड़की वालों की ये जिद थी कि मैं अपनी जायदाद और जमीन अपनी बीवी के नाम ही महर में लिख दूं, और मजबूरन मुझे अम्मा की जिद के आगे हथियार डालने पड़ गए। लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक पावर हाथ से चली जाए तो इसकी कदर बाद में होती है। वक्त यूं ही गुजरता गया और मेरी बीवी मुझसे बदगुमान होती रही, मगर मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। मेरे 4 बच्चे थे और मेरे ससुराल वालों का मेरे घर आना जाना बहुत कम था, और मेरी एक साली भी थी जिसकी उम्र 25 साल थी।
सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी और इसकी सहेली हमारे ही शहर में रहती थी और इसी बहाने से वो अपनी बहन से मिलने के लिए हमारे घर भी आ गई थी। और जिस वक्त मेरी शादी हुई थी और वक्त वो महज 12 साल की थी। मेरे सामने तो वो एक बच्ची थी, मगर अब तो वो तूफान लग रही थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और वो जवानी की दहलीज पर अभी अभी कदम रखा था। मेरी खूबसूरत साली को देखकर मेरे दिल में एक आह उठी थी कि काश मेरी बीवी की जगह मेरी साली मेरी बीवी बनकर इस घर में रहती। मैंने जब से इसे देखा था, इसी दिन से मैं हर वक्त इसी की याद में रहता था। मैं पहले दिन से ही अपनी बीवी को कुछ नहीं समझता था। अब इस सब का कसूरवार भी इसे ही ठहराता था। मैं तो अपनी साली से इश्क कर बैठा था। मैं तो अपनी खूबसूरत सी साली को पाने के लिए इतना पागल हो गया था कि इसको पाने के लिए कई नए नए मंसूबे बनाने लग गया था। मुझे तो जैसे खुदा ही याद नहीं रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी चाल ही सबसे ऊपर है, मगर भूल गया था एक ज़ात मुझसे ऊपर भी है जो मेरी हर चाल को नाकाम बनाना जानती है। मैंने अपने साले से जब प्यार का इजहार किया तो पहले तो वो सोच विचार करती रही, मगर 1 महीने के इंतजार के बाद इसने मुझे हाँ कर दी और बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हो गया। मुझे और क्या चाहिए था, मगर इससे पहले मुझे अपनी बीवी से जान छुड़ानी थी ताकि मैं अपने साले से शादी कर सकूं। मैं बहुत कोशिश की कि वो मुझसे खुला ले ले ताकि मेरी बदनामी ना हो और मेरी साली के घर वाले बआसानी अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें, मगर मेरी बीवी बहुत जिद्दी थी। वो मेरी तलख कलामी मारपीट सब बर्दाश्त करती रही, मगर इसने उफ तक ना किया। मगर एक बात जो बहुत अजीब साबित हुई थी वो ये थी कि मेरी बीवी अब खामोश रहने लगी थी। मेरी किसी भी ज्यादती के बदले मुझे कुछ ना कहती थी। मुझे इसकी खामोशी अंदर ही अंदर घायल करती जा रही थी। मुझे इस बात से सख्त उलझन महसूस होती थी कि आखिर वो चाहती क्या है। एक रोज मैं रात के वक्त सो रहा था कि मुझे अपने कमरे में किसी की बातों की आवाजें आने लगी। मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी ना जाने किससे हल्की हल्की आवाज में बातें कर रही थी। मैं जब इसके पास गया तो वो मुझे देखकर ही एकदम घबरा गई और डरते डरते फोन बंद कर दिया। मैंने गुस्से में इससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो कहने लगी कोई नहीं था, मेरी पुरानी सहेली थी। मुझे काफी हैरत हुई कि रात के इस पहर कौन सी सहेली थी जो मेरी बीवी से बातें कर रही थी। इतने अरसे में मैं एक बात तो जान गया था कि मेरी बीवी बाकिरदार है। इसमें ऐसा कोई ऐब नहीं था जिसकी बिना पर मैं इसको छोड़ देता। इस रोज तो मैं नजरअंदाज करके सो गया, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब ये रोज का मामूल बन गया। मेरी बीवी कभी छत पर जाकर तो कभी किचन में तन्हा बुत्तियां बजाकर ना जाने किससे 2-2 घंटे बातें करती रहती। मुझे अपनी बीवी पर अब मजीद गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मेरी बीवी फोन पर बातें करने के बाद बहुत पुरसुकून हो जाती थी और खुश खुश रहने लगी थी। मैं अगर कुछ कह भी देता तो मुस्कुराकर मेरी बात को मजाक में उड़ा देती। एक रोज मैं अपने काम पर गया, मगर कुछ कागजात घर पर ही भूल गया, जिसको लेने के लिए मैं घर पर आया। मगर सामने का मंजर देखकर मेरी तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। जब सामने अपनी बीवी के साथ अपने साली को खुशगपियों में मसरूफ देखा। मेरी साली मेरी बीवी के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी, मगर मुझे अपने सामने देखकर दोनों के रंग सफेद पड़ गई, जैसे इनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मुझे काफी तजस्सुस हुआ कि आखिर मेरी साली यहाँ क्या कर रही है, और वो भी मुझे इतला किए बगैर। मैं धीमे कदम उठाता दोनों बहनों के पास गया। मेरी साली बगौर मेरी तरफ देख रही थी और फिर मुस्कुराने लगी। मुझे इसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब लगी, जैसे इस मुस्कुराहट में कोई राज छुपा हो। मैं सलाम करता हाल हवाल पूछने के बाद कमरे में चला गया, जबकि मेरी बीवी किचन में थी। मेरी साली मेरे पीछे ही कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी, कैसा लगा सरप्राइज, चौंक गए हैं ना मुझे यहाँ देखकर? मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि आपको रात में चौंका दूंगी, मगर आपने वापस आकर मुझे ही चौंका दिया। मैं अपने साली की बात पर खुश हो गया और इससे बातें करने लगा। इतनी ही देर में मेरी बीवी ने मेरी साली को आवाज दी तो वो एकदम घबरा गई और कहने लगी, आप ही को शक ना हो जाए इसलिए मैं आप ही के पास जा रही हूँ, और अब जल्द कुछ करें, आपके बगैर नहीं रहा जाता। मैं तो इसके इकरार पर ही निहाल हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुशी से झूमूं या रोऊं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मुझे मेरी पसंद का कुछ मिल रहा था।
उमर अपनी ख्वाहिशात मिटाकर मैंने सबकी ख्वाहिशात का पास रखा था। इस वक्त भी मेरे चारों बच्चे स्कूल गए हुए थे, तभी मैं और मेरी साली इतने सुकून से मुलाकात कर सके थे। अब तो मेरा दिल भी बेचैन हो चुका था। मैं भी जल्द से जल्द अपनी साली से निकाह करना चाहता था। मेरी साली कमरे से गई तो मैं भी काम पर निकल गया। रास्ते में चलते हुए मुझे एक जगह नजर आई जहाँ पर जहरीली अद्वियात फरोख्त हो रही थी। मेरे दिमाग में एकदम एक तरकीब सूझी थी। जो बात मेरे दिमाग में चल रही थी वो सोचते हुए मेरी जान लबों पर आ गई थी। मेरा वजूद जलजलों की जिद में था। मुझे पहले पहल बहुत खौफ महसूस हुआ, मगर मैंने वो जहरीली अद्वियात खरीद ली और जब शाम को घर गया तो अपनी बीवी को बच्चों के साथ हंसते हुए देख के मेरे दिल में ठेसें उठने लगी। मेरी जिंदगी में आग लगाकर खुद वो कैसे हंस सकती थी। हैरान किन बात यह थी कि मेरी साली भी अभी वहां ही थी। मैंने अपनी साली को इशारे से अपने कमरे में बुलाया, जो मेरी बीवी के साथ मिलकर बच्चों के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ थी। मैं कमरे में गया मगर मेरी साली ना आई। आधे घंटे के इंतजार के बाद जब वो कमरे में आई तो मुझ पर गुस्सा होने लगी और बोली कि आप ही को शक हो जाएगा, मुझे ऐसे बार बार नहीं बुलाओ। मैंने इसकी बात सुनी और इसे कहा कि मैंने तुम्हें यह खास काम के लिए बुलाया है। मेरी साली हैरान कुन नजरों से मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि जल्दी बताओ, आप ही ना आ जाए। मैंने इसके सामने वही जहर दिया। मेरे हाथ में जहर देखकर मेरी साली की सांस अटक गई। वो फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे पूछा कि ये जहर क्यों लाए हो। मैंने इसको साफ अल्फाज में अपनी सारी साजिश बता दी कि मैं अपनी बीवी को मार दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरी साली भी मेरी तरह डर गई थी, मगर जब मैंने इसको हौसला दिया और इसे समझाया कि ये एक ही रास्ता है जिससे हम एक हो सकते हैं, मेरी साली कुछ देर सोच विचार करते रही और दिल में उठता सवाल पूछने लगी कि अगर किसी को खबर हो गई तो क्या होगा। मैंने इसको समझाया कि ये जहर मैं इसके खाने में डाल दूंगा और लोगों को लगेगा फूड पॉइजनिंग से इसकी मौत हुई है, किसी को खबर तक नहीं होगी। मेरी साली भी मेरे इस जुर्म में हिस्सेदार बन गई। जब इंसान गुनाह करता है तो वो सब भूल जाता है कि हम सब पर नजर रखने वाला ये खुदा भी है। अभी हम बात कर रहे थे जब कमरे के बाहर किसी की चलने की आवाज आई। मुझे एकदम घबराहट होने लगी। तभी मैंने जल्दी से निकलकर बाहर देखा, मगर कमरे के बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं नजरअंदाज करता वापस कमरे में आया और अपनी साली को रात के लिए तैयार करने लगा। इसे अपनी तरकीब समझाने लगा। सब सो चुके थे जब मैंने अपनी बीवी और अपनी साली से बाहर जाकर कुछ खाने का बोला। मेरी बीवी तो थकावट का कहकर टाल गई, मगर मेरी साली की जिद करने पर वो मान गई। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही। मैं अपनी बीवी और साली को आइसक्रीम खिलाने के लिए इनको गाड़ी में बैठने का कहकर मैं आइसक्रीम लेने गया और वापसी पर अपनी बीवी की आइसक्रीम में जहर मिला दिया। बीवी ने जैसे ही जहर वाली आइसक्रीम खाना शुरू किया, मैंने जल्दी से गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। वो मेरे सामने आइसक्रीम को मजे लेकर खा रही थी, मगर जब तक घर पहुंचे तब तक मेरी बीवी पीछे बेहोश पड़ी थी। मैंने जैसे ही इसको बाहर निकालना चाहा, मेरे हाथ पांव भूल गए क्योंकि मेरी बीवी मर चुकी थी। मैंने अपनी बीवी को जहर देकर मार दिया और खूब मगरमच्छ के आंसू बहाकर रोया ताकि किसी को भी शक ना हो। मेरे बच्चे और मेरी माँ भी मेरी बीवी के मरने पर रो रही थी और मेरी साली भी मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। दिल से हम दोनों ही बहुत खुश थे। जब बीवी को गुस्ल देने का वक्त आया तो मेरी साली ने तन्हा ही इसको गुस्ल दिया। किसी को इजाजत ना थी कि वो मेरी बीवी को गुस्ल दे। सबको ये बात बहुत अजीब लगी। मैंने जब अपनी साली से पूछा कि तुम अकेली गुस्ल क्यों दे रही हो, तो कहने लगी ताकि इसका नीला पड़ता रंग देखकर कोई पहचान ना जाए कि इसको जहर दिया गया है। मेरी साली ने जब गुस्ल दिया तो साथ ही जनाजे का शोर उठ गया, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सबने मुझे मेरी बीवी के जनाजे पर जाने न दिया और कहा कि तुम घर पर ही रहो, तुम देख नहीं पाओगे। मेरी तो जैसे 10 की 10 उंगलियां घी में थी कि किसी को मुझ पर जरा भी शक न हुआ था। अब तो मैंने सोच लिया था कि बीवी का 40वां होते ही अम्मा से कहकर साली से शादी कर लूंगा, मगर जो फैसला कुदरत हमारे लिए करती है वो बिल्कुल मुनफरिद होते हैं। हम तो आने वाले वक्त के लिए पहले से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, मगर अंदर ही अंदर से मैं बहुत खुश और परसुकून भी था। बच्चों की रोने की बदौलत दिल में एक ठेस उठती थी, मगर मैं फिर भी इसे नजरअंदाज कर गया। रिश्तेदार मुझसे अफसोस करते और कहते कि बच्चों के लिए तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी, घर संभालोगे या बाहर के काम। तो मैं इनके सामने भी अफसरदा सा होकर बैठ जाता। लोग मुझे तरस भरी नजरों से देख रहे थे और मैं भी मजलूम बना रहा। 3 दिन के शोक के बाद
जब सब अपने घरों को चले गए तब मेरे दिमाग में जो बात आई, मुझे खुद पर बेहद गुस्सा आने लगा। यूं तीसरे दिन मुझे याद आया कि मैंने तो अपनी सारी जायदाद बीवी के नाम कर रखी है और मरने के बाद उसूल के मुताबिक सारी जायदाद बच्चों को मिल जाएगी। बच्चे भी मेरे थे, मुझे कोई परेशानी तो ना थी, मगर मुस्तकबिल मैं अगर मेरे बच्चों को इस बात का इल्म हो जाता कि इनकी माँ का खातिल मैं ही हूँ तो यकीनन वो मुझे दरबदर कर देते। अब एक नई परेशानी लाहक हो गई थी। अब तो मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूं। 3 रोज गुजर चुके थे, अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था। सारी रात मेरी नींद आंखों में ही गई। मेरी साली हमारे घर ही रह रही थी, मगर मुझे यह बात बताना मुनासिब न लगी। सारा दिन सोचने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा और यूं आधी रात को छुपके से पेपर्स पर बीवी के अंगूठे का निशान लेने कब्रिस्तान गया। मैंने खुद को एक बड़ी सी चादर में लपेटा हुआ था ताकि मुझे कोई पहचान न सके। मेरी खुशकिस्मती के इस वक्त गुरकिन भी वहां मौजूद नहीं था, वरना इसे मुझ पर शक हो जाता। मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहता था। जो ही खबर खोदकर बीवी का हाथ पकड़ा, पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो मेरी बीवी का हाथ नहीं था और हाथ बहुत खौफनाक था। मैंने जैसे ही कफन हटाया मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां बस एक ढांचा था, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने मारे खौफ के जल्दी से खबर को बंद कर दिया। मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबुर है, मेरे तो हवास ही उड़ गए थे। मैंने ऐसा मंजर पहली बार अपने सामने देखा था। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं इन्हीं कदमों पर वापस कब्रिस्तान से निकल आया। डर और खौफ की वजह से मेरे हाथ से जायदाद के कागजात गिर गए, मगर मुझे कोई होश न था। मैं जल्दी से घर पहुंचा तो मेरी साली ना जाने किससे फोन पर बात कर रही थी कि अचानक फोन बंद करके मेरी तरफ देखने लगी। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। मैं इसके पास गया और इससे पूछा कि क्या हुआ है, तो कहने लगी कुछ नहीं, बस मुझे डर लग रहा था। ऐसे लगा जैसे आप ही की आवाज आई। आप नहीं थे घर पर तो मैंने अब्बा को फोन कर लिया। मैं इसकी कैफियत समझते हुए अपने कमरे में चला गया, मगर मैं गहरी सोच में गुम था। आखिर वो हाथ किसका था, क्योंकि वो मेरी बीवी का हाथ नहीं था। मैं खौफ में इस कदर मुब्तला था कि मुझे इस बात का अंदाजा ही ना रहा कि जायदाद के कागजात कहाँ फेंक आया हूँ। मैं अगली सुबह जल्दी उठा और कब्रिस्तान के रास्ते पर निकल गया। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मेरी बीवी की खबर पर कोई शख्स खड़ा था जिसने अपने चारों तरफ चादर लपेटी हुई थी। मुझे हैरत का झटका लगा कि मेरी बीवी की खबर पर कौन हो सकता है। अभी मैं आगे बढ़ता कि मेरे पास से एक औरत गुजरी जो बिल्कुल मेरी बीवी जैसी थी। मैं इसे देख अपनी जगह पर जम सा गया था। मैंने जब चौंक कर देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे अपना वहम लगा, तभी मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मैंने अपने सामने अपनी बीवी की खबर पर 3-4 मुर्दों को आते देखा। मैं इन्हीं कदमों पर वापस घर चला गया। मैं काफी परेशान था जब मेरी साली मेरे पास आई और मुझसे हाल हवाल पूछने लगी। मैंने इसको जायदाद के कागजात से लेकर बीवी की खबर पर मर्दों के रश तक सब बता दिया। पहले तो वो हैरान हुई, मगर फिर तंजिया लहजे में कहने लगी, मैंने आप ही के होते हुए कुछ नहीं बताया, मगर हकीकत तो यह है कि आप ही लड़कों से राबिता रखती थी। इनकी तो बहुत आशिक थे। मैं साली को हैरत से देखने लगा कि जो भी था, मगर वो अपनी सगी बहन के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती है, जबकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बीवी बाकिरदार थी। मुझे इस लम्हे अपने साले से अजीब सी घुटन महसूस हुई। इंसान खुद जितनी मर्जी गलतियां और गुनाह कर ले, मगर दूसरों की गलतियों पर जल्द बदगुमान हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। खुद इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी मुझे बस अपने साले से बदगुमानी होने लगी थी। मैं तो 4 दिन में ही पागल सा होकर रह गया था। मुझे घर में भी हर तरफ बस अपनी बीवी नजर आती। रातों में डर जाया करता। ये एक रोज मेरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, अब्बा अम्मा कहाँ चली गई हैं? मुझे इनकी बहुत याद आती है। खाला तो ठीक से नाश्ता भी नहीं देती और सारे घर के काम करवाती हैं। बेटी की बात सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए थे। मैंने अपने साले को आवाज दी। जैसे ही वो कमरे में आई, मैंने उसको गुस्से में पूछना शुरू कर दिया कि तुम मेरे बच्चों पर क्यों जुल्म करती हो? तो कहने लगी, क्योंकि जहाँ तुम्हारी बीवी मुझे बर्दाश्त नहीं थी, वहाँ ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं तो अपने साले की बात पर हैरान रह गया था। मैं जिससे मोहब्बत करता था, मैंने जिसको पाने के लिए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, वो लड़की मेरे बच्चों को भी घर में बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरी आंखों के सामने एकदम मेरी बीवी का चेहरा छा गया था।
जब मेरी बीवी बच्चों की खातिर रात रात भर जागती रहती थी और सुबह उठते ही मेरे सारे काम करती थी। मेरी साली कहने लगी, अब तुम कब मेरे अब्बा से मेरा हाथ मांगोगे? मैंने मनसूई सा मुस्कुराकर कहा, बहुत जल्द। लेकिन मैं दिल से मुस्कुरा न सका। हैरत तो मुझे खुद पर भी हो रही थी कि मैं तो अपनी साली से मोहब्बत के दावे करता था, मगर अब मुझे क्या हो गया था। वक्त गुजरता गया और घर का माहौल खींचा ही चला गया। इस पर हर जगह मेरी बीवी का मुझे नजर आना बहुत अजीब था। अब तो हर वक्त मेरे सर में दर्द रहने लगा था। इस पर मेरी साली का बदलता रवैया मेरी समझ से बाहर था। एक रोज मैं रात के वक्त घर आया तो पानी पीने के लिए सीधा किचन में जाने लगा, मगर रास्ते में मेरी साली के कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो वो तन्हा ही खुद से बातें कर रही थी। मुझे इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मैंने अपनी साली से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो? तो कहने लगी, किसी से बातें कर रही हूँ, मैं तो यहाँ अकेली हूँ, मैंने किससे बातें करनी है। इतना कहती वो कमरे से बाहर चली गई। मुझे कमरे में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, मगर मैं भी नजरअंदाज करते बाहर चला गया। किचन से पानी पिया तो ऐसे महसूस हुआ जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, मुझे वहां एक साया सा महसूस हुआ। मैं जल्दी से किचन के दरवाजे पर गया, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। मुझे बहुत खौफ महसूस होने लगा तो मैं सीधा अपनी अम्मा के कमरे में चला गया। वो शायद नवाफिल अदा कर रही थी। मैं जाते ही इनके फारिग होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो फारिग हुई, मैं इनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो दिया। मेरी अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गई और कहने लगी कि क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो? इनकी परेशानी देखकर मैंने अम्मा को तसल्ली दी और झूठ बोल दिया कि मुझे अपनी बीवी याद आ रही है, जबकि मैं बस खौफज़दा था। बीवी का 40वां हुआ तो अब रिश्तेदारों ने रट लगा ली कि दूसरी शादी कर लो। शादी तो मैं भी करना चाहता था, मगर मैं बहाने से पहले टालता रहा ताकि सब ये ना समझे कि मैं शादी की जल्दी में हूँ। मगर 2 महीने के बाद जब मेरी अम्मा मुझे कहने लगी कि अब शादी कर लो, बच्चों को संभालना मेरे बस का काम नहीं है, तब मैं इनके सामने मजलूम बन गया और बोला कि बच्चों के लिए सौतेली माँ लाने से दिल डरता है। तो अम्मा कहने लगी कि फिर क्या किया जाए, शादी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मैं दिल ही दिल में खुश भी था। मैंने अम्मा से मजलूम शक्ल बनाकर कहा कि अम्मा काश ऐसे हो जाए जो बच्चों की माँ जैसी ही आ जाए। अम्मा भी सोचने लगी। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे किसी गैर लड़की पर भरोसा नहीं है, आप साली के लिए बात करें। तो अम्मा हैरानगी से मुझे देखने लगी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, एक वही है जो बच्चों का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं है जो मुझे अपने बच्चों के लिए बेहतर लगे। मेरी अम्मा पहले सोचती रही और फिर बोली, क्या पता वो बच्ची मानती भी है या नहीं, तो इससे उम्र में बहुत बड़ा है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, वो मान जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने अपनी बीवी की झलक देखी है। वो बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती है, जो मेरी बीवी नहीं कर सकी वो कर सकती है और इस घर को आबाद कर देगी। अम्मा मेरी जिद पर मान गई और अगले रोज ही साली का रिश्ता लेने इसके घर चली गई। मुझे तो बेसब्री से इंतजार था। वैसे भी जब से साली बीवी का 40वां करवा के अपने घर गई थी, मुझे इसकी बहुत याद सताने लगी थी। मैंने अम्मा को तो राजी करके साली के घर भेज दिया, मगर एक नई फिक्र ने आग घेरा कि क्या साली के अब्बा मान जाएंगे। मगर मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। अम्मा जल्दी घर लौट आई, मगर वो बहुत संजीदा थी और मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। मुझे शक सा हुआ तो मैंने अम्मा से पूछा कि सब खैरियत है ना, आप इतना अफसरदा क्यों हैं? अम्मा ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अफसरदा नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि बच्चों को इनकी माँ मिल जाएगी फिर से। मैं अम्मा की बात पर खुश हो गया। शादी की तैयारियां उरूज पर थी। मैं भी खुशी खुशी हर काम में हिस्सा ले रहा था, मगर इस रोज के बाद से अम्मा का रवैया काफी बदला बदला था। मगर मैं तो जैसे हर चीज को ही फरामोश कर चुका था। और फिर वो दिन भी आ गया जब निकाह होना था। मेरी बेसब्री उरूज पर थी। आखिर को मेरी पसंद मुझे मिलने जा रही थी। निकाह से कुछ देर पहले एक औरत जिसने घूंघट निकाला हुआ था मेरे पास आई और एक कमरे की तरफ इशारा करने लगी और मेरे हाथ में एक पर्चा पकड़ाकर चल दी। मैंने जैसे ही वो पर्ची खोली, इसमें लिखा था, मैं तुम्हारा इस कमरे में इंतजार कर रही हूँ। निकाह से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जल्दी आओ, इससे पहले निकाह के लिए बुलावा आ जाए।
पहले तो मुझे हैरानी हुई, इतना तो मैं समझ गया था कि ये मेरी होने वाली बीवी है, मगर ऐसे क्या बात करनी थी जो निकाह के बाद नहीं हो सकती थी। मगर मैं सर झटक इससे मिलने चला गया। कमरे का दरवाजा खोलते ही मेरे सामने और उसी जोड़े में औरत खड़ी थी। मैं मुस्कुराकर इसके पास गया और अपनी होने वाली बीवी से बोला कि क्या हुआ, अब क्या मेरा इंतजार भी नहीं कर सकती थी। वो नाव में सर हिलाने लगी। मुझे हैरत हुई कि मेरी साली बोल क्यों नहीं रही। मैंने इससे कहा, अच्छा चलो जल्दी बताओ क्या कहना था। वो एकदम मेरी तरफ मुड़ी, मगर सामने खड़ी लड़की को देखकर मुझे लगा मैं दूसरा सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। मैं आंखें फाड़े अपनी बीवी को देख रहा था। मुझे अपनी बीना पर यकीन न आया। मेरी बीवी कहने लगी, क्या हुआ, इतना झटका क्यों लगा है, क्या सोच रहे हो? यही ना कि तुमने तो मुझे जहर देकर मार दिया था, फिर मैं यहाँ कैसे आई? अपनी बीवी की बात सुनकर मैं भुखला गया और कहने लगा कि तुम तो मर चुकी हो, मैंने तुम्हें मार दिया था, ये तुम नहीं हो, ये बस मेरा वहम है। तुम तो बार बार मुझे तंग करने के लिए आती हो, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी बीवी कहने लगी, ठीक है, मैं छोड़ दूंगी तुम्हारा पीछा, बस मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझे मारा क्यों। मैंने लंबा सांस लिया, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। मैंने बस इतना कहा कि मेरी पसंद से कुछ ना हुआ, मुझे अपनी हर ख्वाहिश माननी पड़ी। इस पर तुम्हारा वजूद, जो मेरे लिए एक नापसंदीदा वजूद था, मेरे सर पर सवार कर दिया गया। मैं तुमसे हमेशा नफरत करता था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह न बन सकी, मगर अब मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था। मैंने तुम पे बहुत जुल्म किया ताकि तुम मेरी जिंदगी से खुद चली जाओ। मैं यह गलती कर बैठा था कि मैं अम्मा की जिद पर तुम्हारे नाम सारी जायदाद कर चुका था। अब अगर खुद तलाक देता तो सारी जायदाद तुम्हें हक महर में देनी पड़ती। अगर तुम खुद खुला ले लेती, तुम सारी जायदाद मेरे पास वापस आ जाती, मगर ना तुमने खुला ली और ना मेरी जायदाद मेरे पास वापस आई। इस पर मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत हो गई, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने इससे शादी करने का फैसला किया। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। तब भी मैंने तुम्हें जहर देकर मारने की साजिश की, जिसमें तुम्हारी बहन ने मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हें जहर देकर मार दिया। अब खुदारा मेरी जान छोड़ दो, मुझे बख्श दो। मैं अपनी जिंदगी सुकून से अपनी मर्जी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरा भी इतना ही कहना था कि दरवाजा खुलने की आवाज में मैं झट से मुड़ा। पीछे पुलिस हथकड़ियां लिए खड़ी थी। मैं एकदम चौंक गया। मैंने जब वापस मुड़कर देखा तो मेरी बीवी भी वहीं पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे से मेरी साली बाहर आई और जोर जोर से कहका लगाने लगी और बोली कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी सगी बहन को, जिसने मुझे माँ बनकर पाला, इसे मार कर मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ? ऐसा कैसे मुमकिन था? जिस रोज तुमने ये साजिश शुरू की और जिस रोज तुमने मुझे शादी का पैगाम भेजा, इस रोज से मैंने अपनी बहन को सब सच सच बता दिया था। मैंने इनसे कोई बात न छुपाई। आप ही नहीं, मुझे ये सब नाटक करने के लिए कहा ताकि वो तुम्हारी असलियत जान सके, मगर तुमने क्या किया? इन्हें मारने की कोशिश की। वो तो शुक्र था कि तुमने मुझे इस चाल के बारे में पहले ही बता दिया था और मैंने अपनी बहन को मोहतात रहने के लिए कहा। जिस वक्त तुम आप ही के लिए आइसक्रीम लेने गई, उसी वक्त मैं भी तुम्हारे पीछे दूसरी तरफ से आइसक्रीम ले आई और आप ही को इनका मनपसंद फ्लेवर दे दिया, ताकि जैसे ही तुम इनके लिए आइसक्रीम लाओ वो तब्दील कर दें। और आप ही ने भी ऐसा ही किया, जिससे वो बच गई, मगर तुम्हारी नजरों से छुपी नहीं। बार बार तुम्हें डराने के लिए वो तुम्हारे सामने साया बनकर आती थी, मगर तुम तो मुतमईन ढीठ निकले। तुम्हें तो किसी चीज का असर न हुआ। मैं अपने साले की बात सुनकर हैरान रह गया। मैं तो खुद एक चाल चल रहा था, मगर इस बात से अनजान था कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। मेरा वजूद जलजलों की जिद में था। मैंने चेहरे पे आए पसीने को साफ किया और घबराई हुई नजरों से पहले अपनी बीवी और फिर पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा, जिसने आगे बढ़कर मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे जेल ले गए। मेरी बीवी ने मुझे अब घर आने से मना कर दिया था, मुझे मेरे घर से बेदखल कर दिया था। मुझे 30 साल की सजा हुई और एक भारी भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ा। इस रोज एक बात समझ आई कि इंसान जितनी मर्जी चाले सोच ले, मगर इस रब की एक चाल इंसान के सब चालों पर भारी पड़ जाती है। मुझे अपने किए की सजा मिल गई। मैंने हीरा खोकर कोयला हासिल किया था और इस कोयले की कालिक ने मेरी बाकी की जिंदगी सिया कर दी थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।